बायोटेक्नोलॉजी में अभी तक मैंने जो आपको समझाया उसमें बताया कि पीसीआर मशीन कैसे काम करती है और कैसे डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपका पीसीआर। हाँ, अभी आप कोरोना टेस्ट जब होता है तो न्यूज़पेपर में टीवी में एक नाम पढ़ते होंगे, RT-PCR। हाँ, ये ऐसा पढ़ते कि नहीं, RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के। तो अब आपको समझ में आया होगा, RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा था, एड्स पढ़ा था ना आपने, एड्स। एड्स में क्या था कि एक वायरल जो आरएनए होता है, वो आरएनए हमारी सेल में जब पहुंचता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद वो डीएनए बनाता है, और ये डीएनए हमारे डीएनए के साथ जुड़ता है, ऐसा था ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि आरएनए से डीएनए बनाना। आरएनए से डीएनए बनाना, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो आपका कोरोना वायरस है उसके पास आरएनए होता है। हाँ? अब आपका जो नाक से सैंपल लिया जा रहा है उसमें कुछ कोरोना वायरस भी आएंगे उससे चिपक के। तो वो जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल आपके सैंपल में आया है, आप उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वो डीएनए में चेंज हो जाएगा। बहुत छोटा सा आरएनए होगा, आरएनए से हमने क्या बना दिया, डीएनए। और डीएनए को पीसीआर में डाल के बहुत सारी कॉपी उसकी तैयार कर ली, और फिर हम चेक कर रहे कि क्या ये वायरल डीएनए यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। यही तो है आरटी-पीसीआर टेस्ट। तो पीसीआर मशीन से हम एम्पलीफाई करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरल डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस टेस्ट। वो वायरल आरएनए को पहले आप वायरल डीएनए बना लो, और फिर वायरल डीएनए को मैग्नीफाई करके फिर आसानी से आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या उस सैंपल के अंदर आरएनए मौजूद है या मौजूद नहीं है। ये आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है। मैंने आपको जस्ट समझा दिया क्योंकि ये नाम बार बार आ रहा था। चलिए, ये चीज़ हमको नहीं समझ रही थी, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम अभी बात करेंगे वेक्टर की। कल मैं बात कर रहा था कि वेक्टर के साथ ही हम हमारा डिजायरेबल जीन जोड़ के होस्ट में भेजेंगे। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो चल रहा था, हमने कुछ उसकी बातें किया। सबसे पहले तो एक वेक्टर के पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी वो होस्ट में जाके रेप्लिकेट करेगा। पहली कंडीशन मैंने बताई थी वेक्टर के लिए। दूसरी कंडीशन बताई कि वेक्टर में जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करेंगे तो केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से अगर उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए तो फिर वो आपका जो वेक्टर है वही अगर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तो फिर वो होस्ट में क्या हमारा डीएनए लेके जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए, और वो रिकॉग्निशन साइट पे हमारा डिजायरेबल जीन बड़ी से बड़ी साइज का भी आसानी से जुड़ जाए, ऐसा फैसिलिटी उस वेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना कितना जरूरी है आपको समझ में आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम बहुत ज़्यादा समझना चाहेंगे वो होता है हमारा, एक अच्छे वेक्टर के पास सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। एक अच्छे वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर जीन होना चाहिए। इसी टॉपिक को लेके बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या होता है, और उनको बार बार समझ में नहीं आता। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने जा रहा हूँ क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप भी ध्यान से सुनिएगा। नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि सेलेक्टेबल, ये कुछ चीज को सेलेक्ट करने में मदद करेगा, हमारी हेल्प करेगा। और ये जीन कहीं ना कहीं उस वेक्टर के अंदर होना चाहिए। जो वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस वेक्टर में एक ऐसा जीन होना चाहिए जो हमें
सेलेक्ट करने में मदद करेगा। क्या चीज सेलेक्ट करनी है? नंबर 1, हमको ये वाला जो जीन है, जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, सपोज मान लीजिए इस वेक्टर में यहां पर ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन है, ये जीन हमको खुद बताएगा कि इस वेक्टर के साथ आपका डिजायरेबल जीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। पहली बात तो ये कंफर्म करेगा। आइदर दिस प्लाज्मिड इज रिकॉम्बिनेंट और इट इज ए नॉर्मल। रिकॉम्बिनेंट ये प्लाज्मिड है या एक नॉर्मल प्लाज्मिड है, ये पहचान हमको कर देगा कौन? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। ये जीन हमको बताएगा कि इस प्लाज्मिड में जिस जीन को आप जोड़ना चाह रहे थे वो जीन इसमें जुड़ा कि नहीं जुड़ा। एक तो ये चीज कंफर्म करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा जब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, मान लीजिए रिकॉम्बिनेंट बन गया, हमारा रिपोर्ट आया कि भैया वेक्टर के साथ जिस जीन को जोड़ना चाह रहे थे वो जुड़ गया है। आपको ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन ने बोल दिया जुड़ गया है। अब जब हमने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट में भेजा तो क्या ये होस्ट में पहुंच गया या फिर ये होस्ट में नहीं पहुंचा? हमको ये आपको देखना है कि ये सेलेक्टेबल मार्कर जीन होस्ट में पहुंचा या सेलेक्टेबल मार्कर जीन होस्ट में नहीं पहुंचा है। तो ये आपको कौन बताएगा? सेलेक्टेबल मार्कर जीन ही बताएगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के हमको समझ में नहीं आएगा। हमने एक वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया है PBR 322। PBR 322। अब तो ये नाम आपको याद हो गया होगा। ये एक प्लाज्मिड है जो इकोलाई में पाया जाता है। ठीक है, मैं इस इकोलाई में ये एक प्लाज्मिड बात कर रहा हूं, अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूं। सपोज इसमें इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होगा, तभी तो ये होस्ट में जाके रेप्लिकेट कर पाएगा। इसको मैंने बोल दिया ORI। तो वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो होगा ही होगा। इस वेक्टर में कुछ ऐसा भी जीन होना चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट मटेरियल को पहचानने में मदद करे। यहाँ पर कुछ और भी जीन पाए जा रहे हैं। सपोज ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक जीन है जो मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर देता है बैक्टीरिया को। ये जीन क्या करता है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर देता है। एक और जीन PBR 322 में मौजूद है और ये जीन इस इकोलाई बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर देता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पावर देता है। इस जगह को इस जीन को बीच में से काट सकता है बाम H फर्स्ट। इस जीन को कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काट सकता है? बाम H फर्स्ट। ये एंडोन्यूक्लियेज इसको काट सकता है बीच में से। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को अगर यहाँ से आपको काटना है इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो हम जनरली उसके लिए BU फर्स्ट यूज करते हैं। BU फर्स्ट यूज करते हैं। ये एंडोन्यूक्लियेज है ये एंडोन्यूक्लियेज है। और ये जो जीन है इस जीन के कारण इकोलाई में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर पाया जाता है और इस जीन के कारण एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाया जाता है। अब मैं एक इकोलाई सेल बना रहा हूं। ये इकोलाई सेल है। ये इकोलाई में इसका खुद का DNA है जो इसके पास होता ही है, न्यूक्लियोइड के रूप में बिखरा है। और यहाँ पर इसके अंदर एक एडिशनल ये नॉर्मल प्लाज्मिड है इसका। तो ये इकोलाई में इसके DNA के जीन तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये जीन तो काम करेंगे जो इसके पास प्लाज्मिड के पास मौजूद है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जीन इसके पास मौजूद है, तो ये टेट्रासाइक्लिन से रजिस्टर करेगा पूरा का पूरा इकोलाई आपका। और अगर ये जीन भी इसके पास है तो ये एम्पिसिलिन से रजिस्टर करेगा। ठीक है, ये इकोलाई का एक नॉर्मल
प्लाज्मिड है जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर भी मौजूद है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी मौजूद है। आप इस इकोलाई मान लीजिए कल्चर प्लेट के ऊपर ये इकोलाई आपने डाला हुआ है और इस कल्चर मीडियम में आपने एम्पिसिलिन डाल दिया। एम्पिसिलिन डाला तो क्या ये बैक्टीरिया मर जाएंगे? नहीं, कोई असर नहीं होगा। क्योंकि इन सब बैक्टीरिया के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी मौजूद है। ये दोनों बैक्टीरिया ना तो एम्पिसिलिन से मरेंगे ना ये टेट्रासाइक्लिन से मरेंगे, क्योंकि दोनों का रजिस्टर करने वाला जीन इनके पास मौजूद है। तो ये एडिशनल पावर इस प्लाज्मिड के कारण मिला है। अगर इकोलाई में से हमने ये प्लाज्मिड हटा दिया, सपोज एक इकोलाई ऐसा है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, सपोज ये इकोलाई ऐसा है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, तो क्या ये अभी भी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रजिस्टर करेगा? नो, अब ये बिल्कुल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो जो स्पेशल जीन थे वो अब है ही नहीं इसके पास, इसलिए ये अब शो नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमको ये वेक्टर के ये दोनों जीन्स ये हमको सेलेक्ट करने में मदद करेंगे कि आखिर हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा था। सेलेक्टेबल मार्कर जीन के लिए हम इन्हीं दो जगह को इस्तेमाल करते हैं। ये वो दो जीन हैं जो हमारी मदद करेंगे पूरी रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में। सर कैसे करेंगे ये मदद? आप बार बहुत हाईलाइट कर रहे हैं क्या बीमारी? मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हम मान लीजिए किसी एक प्लांट से डिजायरेबल जीन लेके आए, टुकड़ा काट के लाए, सीआर मशीन से बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली। इस डिजायरेबल जीन को हम इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, इस वेक्टर के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो हमको या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली लोकेशन यूज करना चाहिए या फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली लोकेशन यूज करना चाहिए। इनको यूज करना है तो इनको पीवीयू फर्स्ट से काटना पड़ेगा या फिर बाम एच फर्स्ट से काटना पड़ेगा। इसका मतलब ये डिजायरेबल जीन है या तो आप पीवीयू फर्स्ट से काट के लाओ या फिर आप बाम एच फर्स्ट से काट के लाओ, तब ही यहाँ पे आपका स्टाइक डीएनए बनेगा और ये डीएनए जुड़ पाएगा। बात समझ में आ रही है? सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज विल बी यूज्ड to cut your source DNA as well as vector DNA। ये तो कंडीशन हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। सपोज हम बाम एच फर्स्ट ये डिजायरेबल जीन काट के लाए, सपोज तो ये जीन के जो स्टाइक है वो बाम एच फर्स्ट वाले हैं और यहाँ पर जब कट लगेगा तो यहाँ पर बाम एच फर्स्ट के स्टाइक बनेंगे। ठीक है, हमने ये जीन ये एंडोन्यूक्लिएज किया और इसको काट दिया। काटने के बाद यहाँ स्पेस बन गया और ये जीन हमने इसमें डालकर लाइगेज एंजाइम डाल दिया। ये पूरा काम कहाँ हो रहा है? टेस्ट के अंदर हो रहा है। हमने इस प्लाज्मिड को लिया और इसमें हमने बाम एच फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज डाल दिया। वो इसमें टेट्रासाइक्लिन वाली जगह से ही इसको कट करेगा। 100% जहां पर भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो कट हो जाएगा। हमारा जो यूजफुल डीएनए है वो आप इसमें डाल दीजिए और लाइगेज एंजाइम डाल दीजिए। क्या होगा? आपका डिजायरेबल जीन इस जगह पर जुड़ना शुरू कर देगा। इस जगह पर ही जुड़ेगा। आपने फिक्स कर दिया ना कि वो जीन अब और कहीं नहीं जुड़ेगा, वो यहीं पर जुड़ेगा। अब जब जीन यहाँ पे जुड़ गया तो अब एक चेंज आ गया यहाँ पर। क्या चेंज आ गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन इतना बड़ा था, अब कट गया। अब क्या हो गया? आपका बीच में कौन आ गया? डिजायरेबल जीन आ गया। डिजायरेबल जीन ये आ गया। ये ऐसा बन गया। मतलब आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब लॉस्ट हो गया, वो खत्म हो गया। अब वो काम नहीं करेगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर तो खत्म हो गई और इसमें आपका डिजायरेबल जुड़ गया है। अभी क्या पता सर इसमें टेस्ट में वो हमारा डिजायरेबल जुड़ा नहीं जुड़ा, क्या पता।
तो भैया ये वाला जीन अब आपकी मदद करने वाला है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अब आपकी मदद करने वाला है। ये पहचान करवा देगा कि आपका डिजायरेबल जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और जब आप इस वेक्टर को इस होस्ट में भेजेंगे तो ये बताएगा कि होस्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बस यही तो है सेलेक्टेबल मार्कर जीन का काम। यही है सेलेक्टेबल मार्कर जीन। एक्चुअली आप वेक्टर के उस जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करता हूं। ये आपका हो गया वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ओ आ रहा है, ये जाने लीजिए, ये ओ आ रहा हो गया। अब यहाँ पर आपका ये डिजायरेबल जुड़ गया है और आपका टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था वो कट गया है, लॉस्ट हो गया है टेट्रासाइक्लिन रजिस्ट पावर। ये आपका लॉस्ट हो गया, ये अब काम नहीं करेगा। लेकिन आपका एम्पिसिलिन रजिस्ट जीन अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, आपका डिजायरेबल जीन यहाँ जुड़ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ है। नंबर वन, क्या आपका डिजायरेबल जीन इस प्लाज्मिड के साथ जुड़ पाया या नहीं जुड़ पाया। एक तो ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में है। दूसरा, जब हमने इस प्लाज्मिड को ई कोलाई के अंदर भेज दिया तो हमें डाउट है कि ई कोलाई में गया या ई कोलाई अभी बिना प्लाज्मिड के ही है। हमें क्या पता कि इसके अंदर गया कि नहीं गया। इसकी मदद आपके ये सेलेक्टेबल मार्कर करे। दोनों में से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेलेक्टेबल मार्कर जीन। मैंने यहाँ पे हमारा फॉरेन जीन जोड़ा तो ये जीन आपकी मदद कर देगा। देखिए क्या करेगा। सबसे पहली बात, आपने पूरा वर्क कर लिया, लाइगेज डाल दिया, जोड़ दिया और बैक्टीरिया में भेज दिया। अब आप बैक्टीरिया, मान लीजिए जो भी जिस बैक्टीरिया में आपने मॉडिफिकेशन किया उसको कल्चर मीडियम के ऊपर आप डेवलप कर लीजिए, ग्रो कर लीजिए। बैक्टीरिया था जिसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन किया और इसको आपने कल्चर मीडियम के ऊपर डाला तो इस बैक्टीरिया ने बहुत सारे बैक्टीरिया बनाए। एक्चुअली आपका जो एक्सपेरिमेंट वाला बैक्टीरिया था उसकी कॉलोनी तैयार हो गई कल्चर मीडियम के ऊपर। ठीक है। अब आपको डाउट है कि पता नहीं बैक्टीरिया मेरा नॉर्मल वाला है कि नहीं, क्या है, डाउट है इसके ऊपर। अब इस डाउट को क्लियर कैसे करना है। इसमें से कुछ बैक्टीरिया आपको उठाना है। उठा के यहाँ पे हमने ये कुछ अलग कल्चर मीडियम रखा है। ये कल्चर मीडियम रखा है और इसमें इसके सैंपल हम लाके कुछ बैक्टीरिया उठा के डाल रहे हैं। इसके कल्चर मीडियम में हमने एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डाली है। इसके अंदर हमने टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक डाली हुई है। ये दो अलग कल्चर मीडियम है जिनके ऊपर एक में एम्पिसिलिन डाल दी, आपने जानबूझ के मिक्स कर दी एंटीबायोटिक, एक में आपने टेट्रासाइक्लिन डाल दी। अब देखिए आपने क्या किया, इसमें से दो चार बैक्टीरिया उठाए और आपने ये टेट्रासाइक्लिन के ऊपर डाल दिए, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर डाल दिए। अब देखिए अगर ये ई कोलाई बैक्टीरिया अभी भी यहाँ जीवित हैं, इससे क्या हो रहा है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी इनके पास है। टेट्रासाइक्लिन जीन अभी भी इनके पास है। इसका मतलब हमारा डिजायरेबल जीन नहीं जुड़ा, क्योंकि हम तो उसको जोड़ना चाह रहे थे। टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद भी अगर बैक्टीरिया जीवित है तो हमारा जीन वहां जुड़ा ही नहीं। ये क्लियर हो गया। दूसरा हमने जब इसके कुछ ये मान लीजिए बैक्टीरिया यहाँ पे डाले। अब ये बात क्लियर हो गया कि उसमें हमारा डिजायरेबल नहीं गया, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको दोबारा करना पड़ेगा। खराब हो गया, आपका जुड़ा नहीं। दूसरा बैक्टीरिया निकालो जिसमें आपने चेंज किया, अब उसको यहाँ कल्चर करो। आपको ये करना पड़ेगा। ये आपको तब तक करना है जब तक कि इसके सैंपल इसमें डालते ही मर जाने चाहिए।
मर जाने चाहिए। इसका मतलब आपका जीन वहां जुड़ा हुआ है। जो जीन आप जोड़ना चाह रहे थे वो इस प्लाज्मिड में जुड़ गया है, तो बात सही है। अब ठीक है, ये मर गए, मर गए, ठीक है। अब सवाल ये आता है क्या ये जो प्लाज्मिड था वो इकोलाई में गया कि नहीं गया? अब ये इकोलाई आपका जब आपने इसके ऊपर डाला था, अगर ये एम्पिसिलिन का पावर अभी शो कर रहा है, रजिस्ट पावर शो कर रहा है, मतलब प्लाज्मिड इसके अंदर मौजूद है, प्लाज्मिड इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि एम्पिसिलिन पावर अभी इसके पास है। अगर प्लाज्मिड नहीं जाता होस्ट में तो ये एम्पिसिलिन रजिस्ट शो नहीं करता। एम्पिसिलिन पे रजिस्ट शो करना चाहिए और टेट्रासाइक्लिन पे मरना चाहिए। वो बैक्टीरिया आपका सेलेक्ट है। वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें एक ऐसा प्लाज्मिड पहुंच चुका है, ऐसा प्लाज्मिड पहुंच चुका है, प्लाज्मिड पहुंच गया, ये कन्फर्म किया एम्पिसिलिन रजिस्ट पावर ने। और वो टेट्रासाइक्लिन पे मर रहा है, इसका मतलब वहां पे जुड़ गया है आपका डिजायरेबल जीन। अगर ऐसा सैंपल आप तैयार करते हैं, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है और आप जिस जीन को वेक्टर के साथ जोड़ के होस्ट में भेजना चाह रहे थे वो होस्ट में पहुंच गया है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। आपको कल्चर मीडियम प्लेट इसके ऊपर डालने से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जीन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डाउट अभी भी बना हुआ है, सर क्या हो गया, कुछ नहीं समझ आया, दोबारा से समझ। एक सिंपल देखो, ये आपका PBR 322, ये आपका डिजायरेबल जीन, ठीक है। कौन सी पावर खत्म हो गई? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर तो लॉस्ट हो गई, लेकिन अभी भी एम्पिसिलिन रजिस्ट पावर इसके पास मौजूद है। ये बात तो समझ में आ गया। ये एम्पिसिलिन था ना इसके पास, एम्पिसिलिन तो अभी भी है। हमने क्या किया, एक वेक्टर जब ये जुड़ गया तो इसको इकोलाई में डाल दिया। ये हमने डाल दिया यहाँ पे। अब डालने के बाद इसको हमने कल्चर मीडियम पे बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार कर लिए। अब इसको पहले टेट्रासाइक्लिन पे डालो। अगर ये टेट्रासाइक्लिन में जीवित हैं, इसका मतलब आपका टेट्रासाइक्लिन वाला जीन अभी है यहाँ पर, कोई काम का नहीं है। हटा दो, एक्सपेरिमेंट दोबारा फिर से इस प्लाज्मिड को नए इकोलाई में डालो, फिर चेक करो अब इकोलाई मर रहे क्या? अब मरना शुरू हो गए, मतलब टेट्रासाइक्लिन वाला जीन नहीं पहुंचा, टेट्रासाइक्लिन वाला नहीं है। लेकिन क्या पता इसमें प्लाज्मिड भी नहीं गया, बिना प्लाज्मिड का है तो भी मरेगा नहीं टेट्रासाइक्लिन पे। अगर इकोलाई बिना प्लाज्मिड के पहुंच गया तो वो भी मरेगा, वो भी मर जाएगा ना। अब ये जो मर गया, अब इनमें से आपको चेक करना है कि एम्पिसिलिन है कि नहीं। वो होना चाहिए, तभी तो होगा कि प्लाज्मिड तो है, प्लाज्मिड तो है, केवल टेट्रासाइक्लिन खत्म हुआ, मतलब डिजायरेबल जीन है। तो जब आप इसको एम्पिसिलिन के ऊपर डालेंगे तो ये आपका सर्वाइव करना चाहिए। सर्वाइव करेंगे मतलब ये कंफर्म करेगा कि प्लाज्मिड तो पहुंच गया, तभी तो ये एम्पिसिलिन रजिस्ट शो कर रहा है। लेकिन टेट्रासाइक्लिन खत्म हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ मरना चाहिए। इसका मतलब ये जीन ने आपको कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को चूज करने में हेल्प किया, आपको मदद कर दिया। आपको कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, केवल बैक्टीरिया के सैंपल को अलग कल्चर में ड्रॉप करके देखना है और आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपका डिजायरेबल जीन होस्ट सेल में पहुंचा या नहीं पहुंचा। हालांकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा शरीर बार उठाना, इसमें डालना और ये पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी तो हमारे पास और भी नए तरीके आ गए। अब तो हमने ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर जीन ढूंढ लिए जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बैक्टीरिया का कलर देख के ही समझ में आ जाएगा। ऐसे ही एक मान लीजिए सेलेक्टेबल मार्कर की बात करते हैं। एक प्लाज्मिड है, ये मान लीजिए प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में एक जीन है
ये वाला जीन है प्लाज्मिड में, और ये जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाता है। ठीक है। हमने क्या किया, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यहाँ पर अगर मौजूद है और ये अगर इकोलाई में हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला प्लाज्मिड अगर डाल दिया है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण यहाँ कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जब हम इस बैक्टीरिया को एक स्टेनिंग रिएजेंट से कलर करते हैं। जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं तो ये बैक्टीरिया कलर ले लेते हैं। ये बैक्टीरिया ले लेते हैं, एक कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ये ले लेते हैं, ब्लू। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज पाया जाता है, उनकी कॉलोनी ब्लू कलर दिखाई देती है इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम पाया जाता है, वो बैक्टीरिया ब्लू कलर की कॉलोनी के रूप में हमको दिखाई देते हैं। हमने क्या किया, हम इस प्लाज्मिड के इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ही काटेंगे और इसमें हमारा डिजायरेबल जीन हम डालेंगे। हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के जीन को ही काटा और काटने के बाद उसमें हमारा डिजायरेबल जीन लगा दिया। अब डिजायरेबल जीन लगते ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज पावर खत्म हो गई। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ही तो काट के अपना डिजायरेबल जोड़ा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा शब्द आता है, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इन द वेक्टर। Due to the insertion of desirable gene in the vector, some property will be lost of the vector. कुछ प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। अगर आप एक डिजायरेबल जीन किसी वेक्टर में जोड़ते हैं तो उसके किसी न किसी जीन की एक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगा और इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्ट करने से क्या इंसर्ट किया? डिजायरेबल जीन। इंसर्ट करने से कुछ इनएक्टिवेट हो गया। क्या इनएक्टिवेट हो गया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना इनएक्टिवेट हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब हमने एम्प्लिन और रजिस्टेंट जब किया था तो यहाँ क्या इनएक्टिवेट हुआ था? यहाँ टेट्रासाइक्लिन रजिस्टेंट पावर इनएक्टिव हो गई थी जब हमने फोरेन डीएनए को जोड़ा था इसके साथ। तो जब भी हम एक वेक्टर में हमारा डिजायरेबल जोड़ते हैं तो उस वेक्टर का कोई न कोई एक जीन काम करना बंद कर देता है और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसका एग्जांपल हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला ले रहे हैं कि जब हम हमारा डिजायरेबल को वेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का बनना बंद हो जाएगा। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो जब हम बैक्टीरिया को स्टेनिंग करेंगे तो ये ब्लू कलर का नहीं बनेगा। ब्लू कलर का नहीं बनेगा। अगर ब्लू कलर का बन रहा है मतलब वो एंजाइम अभी ओरिजिनल पोजीशन में है। अगर वो एंजाइम आप डिजायरेबल जीन से चेंज कर दिया, देखिए ये आपका नॉर्मल था, आपने इसको कट किया, ठीक है, स्टाइल बने होंगे। अगर ये दोबारा से ऐसे जुड़ गया बिना डिजायरेबल के ऐसे जुड़ गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज से बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये अंदर बीच में आपका डिजायरेबल फंस गया, अगर आपका डिजायरेबल फंस गया तो अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना बंद हो जाएगा। बंद हो गया और जब आपने कॉलोनी को देखा, कलर देखते ही आप पहचान जाएंगे कि आपका डिजायरेबल जीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है।
अगर अभी भी ब्लू कलर दे रहा है मतलब ये बैक्टीरिया कोई काम का नहीं है। अगर ब्लू कलर देना बंद हो गया, कलरलेस आना शुरू हो गया, समझ लीजिए आपका डिजायरेबल जीन उसमें जुड़ा हुआ है। तो इतना आसान हो गया केवल कलर देख के भी हम पहचान कर सकते कि हमारा जो सेल हमने तैयार किया रिकॉम्बिनेशन के द्वारा वो तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। वेक्टर ने हमको एक ऐसी फैसिलिटी दी जो हमारी पहचान करने में मदद कर रही है। और ये प्रॉपर्टी अच्छे वेक्टर के पास होना ही चाहिए, तभी वो अच्छा वेक्टर माना जाएगा। एक अच्छा वेक्टर वो होता है जो हमको आसानी से बता दे कि वो होस्ट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और होस्ट में अगर पहुंच गया तो हमारा डिजायरेबल लेके गया कि नहीं गया। क्योंकि हमको तो वही कोलाई ज्यादा काम का है जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन पहुंच गया और उसमें प्रोडक्ट बना रहा है जैसा हम चाहते थे। आई थिंक ये जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो प्लाज्मा का बार इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए तो होस्ट सेल केवल एक बैक्टीरिया ही हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड तो एक बैक्टीरिया में ही काम करता है। प्लाज्मिड हमेशा बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। सर ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या केवल बैक्टीरिया को ही चेंज कर सकती है? क्या केवल बैक्टीरिया से ही हम प्रोडक्ट लेना है हमेशा? क्या हम किसी प्लांट सेल को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम किसी और एनिमल सेल को चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल को चेंज करना है तो सबसे बढ़िया वेक्टर आपके पास है प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड आपका डिजायरेबल जीन आसानी से बैक्टीरिया में लेके तो जा सकता है। भाई ये प्लाज्मिड केवल रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक तो कर पाएगा। आप इस प्लाज्मिड को प्लांट में भेजेंगे तो प्लांट में तो प्लाज्मिड का रोल ही नहीं है, कोई कांसेप्ट ही नहीं है। कोई भी यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मिड नहीं रखती, कोई भी यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मिड नहीं होता। अगर आप जबरदस्ती भेजेंगे तो उसको डाइजेस्ट कर देगा लाइसोसोम और वो खत्म कर देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। प्लांट में अगर आपको डिजायरेबल जोड़ना है तो प्लांट के डीएनए के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। प्लांट के डीएनए के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। और अगर एनिमल सेल में आपको डिजायरेबल जोड़ना है तो उसके ओरिजिनल डीएनए के साथ ही आप डिजायरेबल जोड़ना पड़ेगा। यहाँ प्लाज्मिड वाला शॉर्टकट नहीं चलेगा। हमको उसका ओरिजिनल मेन डीएनए के साथ ही आपका डीएनए जोड़ना पड़ेगा। क्या कोई और तरीका है जो इनके अंदर मेन डीएनए के साथ आप डिजायरेबल जोड़ दे? बिल्कुल तरीका है। आप प्लाज्मिड मत करो, वहां पे कुछ ऐसी चीज करो जो नॉर्मली प्लांट और एनिमल सेल के डीएनए को मॉडिफाइड करती हो, चेंज करती हो, उस चीज के साथ आप जोड़ दो। भाई प्लांट को रिकॉम्बिनेंट बनाना है या एनिमल को रिकॉम्बिनेंट बनाना है तो 100% प्लाज्मिड तो काम नहीं करेगा। आपको कुछ और सोर्स ढूंढना पड़ेगा, कुछ और वेक्टर ढूंढना पड़ेगा जो इस डिजायरेबल जीन जो हम चाहते हैं उस जीन को प्लांट डीएनए के साथ जोड़ दे या उसको एनिमल डीएनए के साथ जोड़ दे। तो हमारे नेचर में हमने ढूंढना शुरू किया क्या ऐसा कुछ हमको मिल सकता है? मान लीजिए एक जीन है, हमको प्लांट से मिला, जो भी है हमको नहीं मालूम, हम इसको आलू में लगाना चाह रहे, पोटैटो में लगाना चाह रहे। सपोज हमारे पास दिमाग में आया कि इस प्लांट के जीन को इस प्लांट सेल में लगाओ तो प्लांट सेल तो यूकैरियोटिक होगी, उसके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। इसके साथ अगर ये डिजायरेबल जीन जुड़ेगा, कहीं इसके साथ जब जुड़ेगा तब ये आपका रिकॉम्बिनेंट बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट तभी बनेगा। ऐसे ही एनिमल की बात चलो, ये तो प्लांट हो गया। एनिमल सेल में भी सेम कंडीशन है, वही न्यूक्लियस होता है, वही क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। डिजायरेबल जोड़ना है तो इसके मेन डीएनए के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब ये रिकॉम्बिनेंट बन पाएगा। ये एनिमल की बात हो गई। केवल इतना ही तो अंतर है, इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई अगर यूकैरियोटिक सेल को आपको रिकॉम्बिनेट करना है, उसको मॉडिफाइड करना है, उसके अंदर डिजायरेबल जोड़ना है, यू कैन नॉट यूज प्लाज्मिड।
प्लाज्मिड केवल इस्तेमाल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में केवल बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया में कैसे होता है मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। बैक्टीरिया में आसानी से हम इसको कर सकते हैं। प्लांट में अगर भेजना है तो हमको कुछ और वेक्टर यूज करना पड़ेगा। वो वेक्टर हमको मिला नेचर में बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया मिला हमको, बहुत काम का। नाम याद करोगे? करना पड़ेगा भाई। आप मना भी करोगे तो काम थोड़ी चलेगा। याद करना पड़ेगा। चलो याद करो। एग्रो बैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस। सर कितने नाम याद कराओगे बैक्टीरिया के आगे? हम याद करते पगला रहे। भैया पहले तो मैंने याद कराया था थर्मस एक्विटिकस नाम का बैक्टीरिया जिससे पॉलीमरेज मिला था। अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? प्लांट की रूट में इन्फेक्शन करता है। प्लांट की रूट है वहां ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है। और जब ये इन्फेक्शन करता है तो क्या करता है? सपोज ये प्लांट की सेल है, ये प्लांट की सेल है, कोई भी एपिडर्मल सेल या कुछ भी सेल, ये बैक्टीरिया है। ये इसमें इन्फेक्शन करने आया। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि अपना एक डीएनए का टुकड़ा इन्फेक्शन के दौरान इस होस्ट सेल में ट्रांसफर करता है। और ये डीएनए का टुकड़ा इस प्लांट की डीएनए के साथ जुड़ जाता है। भगवान ने ये नेचुरल पावर इस बैक्टीरिया को दिया है कि ये अपने डीएनए का एक टुकड़ा होस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। और जिस टुकड़े को ये भेजता है उस टुकड़े को हम बोलते हैं टीडीएनए। सर अभी तक एमआरएनए, टीआरएनए पढ़ा था, ये तो टीडीएनए है। टीडीएनए का मतलब ट्रांसफर डीएनए। ऐसा डीएनए जिसे दूसरी सेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, उस डीएनए को क्या बोलते हैं? टीडीएनए। और ये डीएनए प्लांट की सेल के अंदर मौजूद डीएनए से जुड़ जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। और ये डीएनए पूरी सेल को अपने कंट्रोल में कर लेता है और पूरी सेल को अनकंट्रोल्ड डिवीजन करवाता है। और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने से प्लांट की रूट में एक गांठ बन जाती है, एक नोड बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर। प्लांट की रूट में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने से प्लांट की रूट में ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस हमारे प्लांट में बीमारी पैदा करने वाला एक बैक्टीरिया है जो प्लांट की रूट में ट्यूमर प्रोड्यूस कराता है। ये ट्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल में एक डीएनए ट्रांसफर करता है जो प्लांट की रूट की डीएनए के साथ जुड़ जाता है और उसको चेंज कर ट्यूमर सेल में चेंज कर देता है। ये टीडीएनए है। जिस डीएनए को ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन के दौरान वो टीडीएनए होता है। बस हमको सॉल्यूशन मिल गया। हमने ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरिया के डीएनए में से इस पार्ट को काट कर ये भेजता है, ये टीडीएनए है। हमको सॉल्यूशन मिला भैया कि इस पार्ट को ये आसानी से प्लांट के साथ जोड़ देता है। ऐसा करो हमारा डिजायरेबल जीन को लाओ और इसी को काट के यहाँ पर हमारा डिजायरेबल जीन लगा दो। यहाँ पे अब क्या लगा दो? डिजायरेबल जीन लगा दो। और इस बैक्टीरिया को प्लांट के पास छोड़ो, प्लांट की रूट में छोड़ो। अब वो तो ट्रांसफर करेगा, लेकिन पहले बीमारी पैदा करने वाला भेज रहा था। अब वो आपका यूजफुल जीन को भेजेगा और यूजफुल जीन प्लांट की सेल के साथ जुड़ जाएगा, उसके डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। तो एक नेचुरल आइटम हमने ढूंढा, वो बीमारी पैदा करने वाले जीन को भेज रहा था। हमने बोला तुम ऐसा करो, ये बीमारी वाले जीन को मत भेजो, हम जिस जीन को दे रहे हैं उसको तुम भेजो। तो हमने इस टूल को यूज किया। ये टूल हो गया हमारे लिए। ये हमारे डिजायरेबल जीन को प्लांट सेल में लेके जा सकता है।
इसका मतलब अगर प्लांट के लिए आपको एक वेक्टर की जरूरत है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज द बेस्ट वेक्टर which can transfer your desirable gene into the plant root cell. तो प्लांट की रूट सेल को मॉडिफाइड कर देगा ये बैक्टीरिया, आपका डिजायरेबल जीन वहां भेज देगा। कितना काम का है, लेकिन ये बैक्टीरिया हर प्लांट की रूट को इन्फेक्ट नहीं करता। ये डाइकोट प्लांट में इन्फेक्शन कर सकता है, मोनोकोट में नहीं करता। मोनोकोट के लिए हम बाद में कुछ और ढूंढ लेंगे, फिलहाल तो काम चल गया हमारा। तो प्लांट सेल को के अंदर अगर आपको डिजायरेबल जीन भेजना है तो किस वेक्टर की मदद लेंगे? वेक्टर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। इसके साथ आप डिजायरेबल जोड़ो, ये अपने आप आपका जीन प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ देगा। ये जनरली एक टीडीएनए भेजता है जो बीमारी पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। अब ये जब जीन आपने जोड़ दिया, इस बैक्टीरिया को आपने पहले मॉडिफाई करना है। इस बैक्टीरिया में आपको अपना डिजायरेबल जोड़ना है। ये ऑटोमेटिक आपके प्लांट को चेंज कर देगा। एक नॉर्मल इन्फेक्शन करवा देना है बस। और एनिमल सेल में क्या करें सर? एनिमल सेल को अगर चेंज करना है, आप याद करो HIV वायरस रिट्रोवायरस कैटेगरी के थे, रिट्रोवायरस के थे। ये वायरस क्या करते हैं? ये वायरस आरएनए को एनिमल सेल में पहुंचाते हैं, जो डीएनए बनाता है और वो हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाता है। बस आप इस वायरस के उस पार्ट को आइडेंटिफाई करो जिसे ये भेजता है और आपका जीन उसी जगह जोड़ दो। आप इस वायरस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वायरस को इस्तेमाल करके अपना डिजायरेबल जीन के साथ जोड़ दीजिए और वायरस का इन्फेक्शन एनिमल सेल में करवा दीजिए। वो अपने आप आपके डीएनए के साथ डिजायरेबल जीन को एनिमल सेल में जोड़ देगा। कितने खतरनाक वायरस थे और कितना यूजफुल फंक्शन हम उनसे ले रहे हैं। वायरस बहुत तगड़ी बीमारी करता था। ये बीमारी पैदा करने के बजाय अब आपके अच्छे जीन्स को लेके जा रहा है एनिमल सेल से जोड़ने के लिए। देखिए नेचर की पावर है, हम लोग लैबोरेटरी में ये सब नहीं कर सकते। वायरस को बैक्टीरिया नेचर ने पावर दिया, वो ऐसा करते हैं। इसलिए हमने उन्हीं का इस्तेमाल किया कि भैया तुम ऐसा कर सकते, ऐसा करो, हमारा जीन ले जाओ और तुम जाके लगा दो। तो हमने इन पैथोजेंस को हमने एक्चुअली पैथोजेंस का इस्तेमाल किया है वेक्टर में। और इन पैथोजेंस में बीमारी पैदा करने वाले हाथ काट दिए। गब्बर, ये हाथ मुझे दे ठाकुर। हमने इस पैथोजेंस के वो हाथ काट दिए और नकली हाथ लगा दिए हमारे डिजायरेबल जीन के। हमने पैथोजेंस को डिसआर्म कर दिया और उस डिसआर्म में हमने हमारे डिजायरेबल जीन लगा दिए और फिर इसको लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया। अब वो जिन हाथ को पहले इस्तेमाल करता था उसकी जगह हमारे नकली हाथ इस्तेमाल करेगा और हमारे लिए जैसा हम चाहते थे ऐसा काम कर देगा। तो ये जो एक तरीका है इसको बोलते हैं हम यूज ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन का इस्तेमाल करके आप डिजायरेबल जीन को होस्ट सेल में भेज सकते हैं। हे भगवान, क्या कर रहे हैं सर? एक वायरस को आपने इस्तेमाल कर लिया बायोटेक्नोलॉजी में, एक बैक्टीरिया को आपने इस्तेमाल कर लिया बायोटेक्नोलॉजी में। वो बीमारी पैदा करते हैं, हमने बीमारी पैदा करने वाले जीन हटा दिए और उन्हीं की जगह हमारे डिजायरेबल लगा दिए और हमने प्लांट और एनिमल को रिकॉम्बिनेट कर दिया। आपने चैप्टर अभी नहीं पढ़ा जिसमें सिंगल सेल से पूरा प्लांट तैयार करते हैं, पूरा एनिमल तैयार करते हैं। उस टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। अब प्लांट की जो रूट आपके रिकॉम्बिनेट हो गई, बस आप प्लांट की उस रूट को निकालिए, लैब में उसका टिश्यू कल्चर करिए, पूरा का पूरा एक प्लांट बना देगी वो सेल। पूरा का पूरा प्लांट जिसकी हर सेल रिकॉम्बिनेट सेल है।
ये प्लांट ऐसा है जैसा आप चाहते थे, ये बिल्कुल ऐसा ही पौधा है। एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं, रूट सेल से पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं, एक लीफ सेल से पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। एनी वन लिविंग सेल कैन चेंज इनटू ए कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट पावर ऑफ ईच लिविंग सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। इस पावर को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। तो ये अगला चैप्टर था जिसमें वो चला गया टिश्यू कल्चर करके टॉपिक था, टिश्यू कल्चर। ये कभी मौका मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा टिश्यू कल्चर पूरा। बहुत अच्छी टेक्निक है, अपने तरीके से इसको समझना है तभी समझ में आता है। तो आप समझ रहे थे कि कैसे हम हमारे डिजायरेबल जीन को होस्ट सेल में पहुंचा सकते हैं। अगर आपका होस्ट सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर आपका होस्ट सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्लाज्मिड इज द बेस्ट वेक्टर। आप प्लाज्मिड के साथ उसको भेज दीजिए। अगर आपकी प्लांट सेल है, खास तौर पे बात करूंगा डाइकोट। अगर डाइकोट प्लांट को आपको रिकॉम्बिनेट करना है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस का इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपकी प्लांट सेल को रिकॉम्बिनेट कर देगा। अगर आप एनिमल सेल को रिकॉम्बिनेट करना चाह रहे हैं तो HIV वायरस जैसा कोई और वायरस भी आप यूज कर सकते हैं। उस वायरस को आप इस्तेमाल कर लीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ रेट्रो वायरस की अगर बात करूंगा या आप HIV वायरस की बात करेंगे, वो काम करेगा। ठीक है। डीएनए का वो टुकड़ा जो होस्ट में भेजा था प्लांट में इन्फेक्शन के दौरान इस बैक्टीरिया ने उसको टीडीएनए बोलते हैं। टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। और ये डीएनए होस्ट सेल में जाकर इंड्यूस करता है ट्यूमर बनाने को। इसलिए इसको हम होस्ट सेल में देते हैं टीआई प्लाज्मिड। एक्चुअली प्लाज्मिड तो कहना नहीं है, लेकिन फिर भी टीआई प्लाज्मिड इसको बोल देते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। टीआई प्लाज्मिड क्या है? ये एक ऐसा डीएनए है जो प्लांट के अंदर ट्यूमर बनने को इंड्यूस करता है। इस डीएनए को हम प्लांट सेल में टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। एक्चुअली वो टीडीएनए ही है, क्योंकि प्लाज्मिड तो प्रोकैरियोटिक में होते हैं। हाँ, तो बैक्टीरिया ने अपना कुछ डीएनए तो भेजा था। अब मान लीजिए वो टीआई प्लाज्मिड ही था, टीआई प्लाज्मिड भेजा तो वो आपका ट्यूमर पैदा करता है। अब टीआई प्लाज्मिड की जगह हमारे डिजायरेबल जीन के साथ प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। जिस प्लाज्मिड ट्रांसफर करता था उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, मॉडिफाइड हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको वेक्टर की कहानी समझाई। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वाला जीन किस तरह हेल्प करता है, ये आपको आना चाहिए। एक अच्छे वेक्टर की क्या क्वालिटी होना है वो आपको आना चाहिए। और प्लांट में और एनिमल सेल में हमारा डिजायरेबल जीन कैसे भेज सकते हैं, उसके लिए बेस्ट वेक्टर कौन सा होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सो आई थिंक आज हमारा वेक्टर का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन छोटा सा टॉपिक अभी और बचा है। और क्या तरीके हो सकते हैं किसी भी डीएनए को होस्ट में डालने के, और क्या मोनोकॉट को हम रिकॉम्बिनेट नहीं कर पाएंगे? नहीं, मोनोकॉट को भी कर पाएंगे। उसके लिए भी हमने कुछ के रखा है। कल की क्लास में बात करूंगा कि मोनोकॉट प्लांट सेल में हमारा डिजायरेबल जीन कैसे भेज सकते हैं। तो कल की क्लास इंतजार करेंगे। आज का मुझे लगता है काफी सफिशिएंट है। ओके, बाय, थैंक यू।